ओके। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशन। देखो, इवोल्यूशन का बेसिक सा मीन ये है कि आप जिस अर्थ पे, जिस यूनिवर्स के अंदर सरवाइव कर रहे हो या जहां पे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये सारी की सारी चीजें सडनली नहीं बन गई हैं, एकदम से नहीं बन गई हैं। इन सारी चीजों को बनने में टाइम लगा है, लेकिन इनके बनने की क्या प्रोसेस है, कैसे यूनिवर्स बना होगा, कैसे इस अर्थ पे लाइफ आई होगी, कैसे हमारे जैसे जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट हुआ होगा, इन सभी बातों की जो हम साइंस की जिस ब्रांच के अंदर या बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं। देखो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी इस अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो कैसे आई होगी, इसकी हम स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री की। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और अगर हम बात करें इसके फादर की, कि वो इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो इनके जो फादर जो हैं उनको बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ही ये बात बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ है, कैसे अलग अलग हैबिटेट के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह के करैक्टर जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बाद हम बात कर सकते हैं कि ये जो वर्ड जो है इवोल्यूशन, उसका क्या मीन है। जैसे कि अलग अलग किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग, एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग या फिर अनरोलिंग। यानी ये जो हमारा आज तक का जो हिस्ट्री या आज तक का जो इतिहास रहा है, इसको हम अनफोल्ड करके देखें, पीछे की तरफ पूरे के पूरे पास्ट को अनफोल्ड करें, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए इसको हम एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग या अनरोलिंग बोलते हैं। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड जो हैं उन्हीं के अंदर धीरे धीरे चेंजेस हुआ, जिनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन्हीं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनकी हम आगे बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उन्हीं से सबसे पहली जो है लाइफ फॉर्म या लाइफ जो है वो जनरेट हुई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट ए एक्शन। ये प्रोसेस है, लंबे टाइम से चलने वाली प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच, थ्रू विच सिंपल लिविंग organism convert into complex life forms, complex life forms through gradual changes, through gradual changes। यानी सिंपल लाइफ फॉर्म के अंदर धीरे धीरे ओवर टाइम्स या लाखों करोड़ों सालों तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता गया, और उन्हीं चेंजेस की वजह से ये जो लाइफ है आज की तरह कॉम्प्लेक्स बन गई, या फिर हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे डेवलप हुए। अगर हम बात करें कि इस लाइफ फॉर्म को बनने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग जो है धारणाएं दी हैं,
अलग अलग तरह की बातें बताने की कोशिश की है, उनकी हम बात करें, जिनको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो थ्योरी है उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और ये जो स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है गिवन बाय फादर सोरेज, गिवन बाय फादर सोरेज। और इन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी, इन्होंने मेनली 3 बात बताई थी कि ये जो अर्थ जिसके ऊपर आज हम सरवाइव कर रहे हैं ये केवल 4000 साल पुरानी अर्थ है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो अर्थ और यूनिवर्स है इस पूरे को गॉड ने केवल 6 दिनों के अंदर बनाया था। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो अर्थ है इट इज क्रिएटेड एज सच, इसको ऐसा कैसा बनाया था, न तो कोई इवोल्यूशन होकर के नया ऑर्गेनिज्म बन सकता और न ही इसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता या एक्सटिंक्ट किया जा सकता या खत्म किया जा सकता। इस धरती को, इस अर्थ को, इस यूनिवर्स को ऐसा का ऐसा जो है वो गॉड के द्वारा बनाया गया। ये थ्योरी जो है फादर सोरेज ने दी थी। इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यानी अर्थ जो है केवल 4000 साल ओल्ड है, केवल 4000 साल पुरानी है। क्रिएटेड एज सच, क्रिएटेड एज सच और क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 डेज। यानी इनकी ये 3 इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने ये बताई थी। हालांकि आपको भी पता है कि ये बातें सही नहीं है। अर्थ के अंदर जो फॉसिल्स मिलते हैं लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। और जो डार्विन साहब है इन्होंने इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन और अलग अलग आइलैंड पे रिसर्च करके उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो चेंज होती रहती है, लाइफ की फॉर्म चेंज होती रहती है। इसका मीन इस थ्योरी को जो डिस्कार्ड जो किया था, डिस्कार्डेड बाय डार्विन, डार्विन ने इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ जो है वो मिलियन बिलियन ईयर एगो जो है बनना स्टार्ट हुई थी और अभी जो है इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है। अगर सेकंड थ्योरी की बात करें जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। ये जो थ्योरी है क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, गिवन बाय क्यूवियर। और इन्होंने ये बताया था कि ये जो अर्थ जो है इस अर्थ के ऊपर समय समय पे कुछ कैलेमिटी या फिर जिनको हम बोलते हैं कैटेस्ट्रोफ या फिर जिसको हम महाप्रलय के नाम से जानते हैं कि समय समय पे धरती पे प्रलय, महाप्रलय आती रहती है और इसके ऊपर से लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं और उसके बाद जो दोबारा लाइफ जो है वो क्रिएट की जाती है गॉड के द्वारा या किसी भी तरीके से बार बार लाइफ जो है वो क्रिएट होती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है, क्रिएट होती रहती है और खत्म होती रहती है। इस थ्योरी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म। तीसरी थ्योरी की अगर हम बात करें, एक थ्योरी का नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यानी इस थ्योरी के अंदर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इस अर्थ के ऊपर ये जो लाइफ जो है ये लाइफ स्पेस से आई है। यानी इस अर्थ के जैसी कहीं और भी अर्थ होंगी जहां पे लाइफ जो है वो चल रही होगी और वहां से जो लाइफ के जो स्पोर हैं या लाइफ के जो सीड हैं वो स्पोर के रूप में आए हैं। और ये जो थ्योरी है गिवन बाय रिचटर, रिचटर नाम के कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि लाइफ जो है लाइफ केम फ्रॉम स्पेस एज स्पोर। और ये जो स्पोर हैं या फिर इनको हम सीड बोल सकते हैं या स्पोर बोल सकते हैं, इस स्पोर की फॉर्म में लाइफ जो है अर्थ के ऊपर आई है। और ट्रांसफर ऑफ स्पोर, ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस। यानी स्पोर जो ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं पेनस्पर्मिया। और ये जो पेनस्पर्मिया जो है आज भी बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं या जो स्पेस में जाने वाले जो लोग जो हैं वो इस बात को एग्री करते हैं कि बिल्कुल लाइफ जो है वो स्पेस से आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके अंदर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इस अर्थ के ऊपर लाइफ जो है
वो नॉन लिविंग थिंग से आई है, यानी नॉन लिविंग मैटर जो है, उस नॉन लिविंग मैटर से लाइफ जो है वो अराइज हुई है या लाइफ जो है वो जनरेट हुई है। वो नॉन लिविंग मैटर जो है जैसे स्ट्रो या फिर मड, और इनसे कहा गया है कि जैसे फ्लाइज या फिर जैसे फ्रॉग्स, ये जो है कीचड़ से या कचरे से मक्खियां और ये फ्रॉग जो है डेवलप हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको जो है डिस्कार्ड किया। इसको डिस्कार्ड करने के लिए जैसे एक साइंटिस्ट थे रेडी, एक नाम था स्प्लांजेन, और एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुइस पास्चर। और इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से जो लाइफ है वो नहीं आ सकती, लाइफ जो है हमेशा लिविंग या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ क्रिएट की जा सकती है। और इसी को बताते हुए इन्होंने जो थ्योरी दे दी, वो जो थ्योरी थी जिसका नाम था बायोजिनेसिस। और उन्होंने कहा कि लाइफ कैन क्रिएटेड बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली, यानी उन्होंने कहा कि लाइफ जो है केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्रिएट की जा सकती है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ क्रिएट नहीं की जा सकती। और इन्हीं के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि चलो ठीक है, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्रिएट की जा सकती है, तो बताइए कि सबसे पहले लाइफ जो है इस अर्थ पे कैसे आई, या सबसे पहले लाइफ अर्थ पे कैसे इवॉल्व हुई, कैसे डेवलप हुई। इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाए। उसके बाद जो हाइपोथेसिस दी गई जिसको हम बोलते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसके अंदर बताने की कोशिश की गई कि सबसे पहले अर्थ पे लाइफ कैसे आई। देखो, इसको हम थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं। इस बात को कहने का मीन ये क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले आज से 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर एगो, यहां पे इस यूनिवर्स के अंदर, यानी यूनिवर्स तो था भी नहीं, स्पेस के अंदर एक हुआ था ह्यूज एक्सप्लोजन, ह्यूज एक्सप्लोजन। और ये जो बात बताई गई, ये बताई गई बिग बैंग थ्योरी के अंदर। बिग बैंग थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि आज से 20 बिलियन ईयर एगो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। और ये जो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा ह्यूज था कि इमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, यानी इसको हम किसी भी फिजिक्स की टर्म्स में बता नहीं सकते कि ये कितना ह्यूज था, कितना बड़ा था, कितना भयंकर ब्लास्ट था। और इसी ब्लास्ट की वजह से ये जो पूरा का पूरा जो ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद उसके अंदर जितना भी वो जो पॉइंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, उसके अंदर जितना भी मैटर था, वो सारा का सारा जो मैटर मटेरियल जो है वो एक्सपेंड करने लग गया। एक्सप्लोजन की वजह से वो मैटर उसके अंदर जितना भी था वो एक्सपेंड करने लगा। और उसी की वजह से सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस बनी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। और एक्सपेंड होने की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम होने की वजह से उस पूरे के पूरे डस्ट मिट्टी पार्टिकल जो भी थे उनके ऊपर वो कंडेंस होने लगे, और साथ में उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लग गया। और उन्हीं की कंडेंसिंग की वजह से यहाँ पे इस यूनिवर्स के अंदर बननी स्टार्ट हो गई गैलेक्सीज, और डिफरेंट टाइप की बहुत सारी मिलियन एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनी। उन्हीं गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी बनी जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ओरिजिन होता है हमारे सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में फिर हमारी अर्थ बनी। बेसिक से ये बात आप याद रख सकते हो कि आज से बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आज से 20 बिलियन ईयर एगो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा था कि उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसकी वजह से इसके अंदर जितना भी माल मटेरियल प्रेजेंट था वो सारा का सारा एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया। उसी के एक्सपेंड होने से धीरे धीरे, क्योंकि जब चीजें फैलती है एक्सपेंडेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया, जिसकी वजह से वो कंडेंस हुआ, और कंडेंस होने से धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी। और उन्हीं गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सी बनी मिल्की वे गैलेक्सी, और जिसके अंदर डेवलपमेंट हुआ या जिसके अंदर हमारा बना सोलर सिस्टम। अब हमें बात करनी है अर्थ की।
यानी अगर हम बात करें यूनिवर्स के ओरिजिन की, तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। अगर हम बात करें अर्थ की, तो ये जो अर्थ जो है इट इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। और अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें सबसे पहले लाइफ की, तो लाइफ यानी 4 बिलियन ईयर एगो, यानी अर्थ के बनने के बाद लगभग 500 मिलियन ईयर बाद जो है वो अर्थ के ऊपर लाइफ आई। सबसे पहले नॉन सेल्यूलर लाइफ की बात किताब में आगे की हुई है। नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर एगो आई, और उसके बाद सेल्यूलर जो लाइफ है उसकी बात करें तो वो 2 बिलियन ईयर एगो इस अर्थ के ऊपर आई थी। अब हमें बात करनी केमिकल इवोल्यूशन की। उस केमिकल इवोल्यूशन को देने के लिए, या थ्योरी ऑफ जो केमिकल इवोल्यूशन है, केमिकल इवोल्यूशन, उसके बारे में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताई थी बात। एक तो थे साइंटिस्ट जिनका नाम था ओपेरिन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था हेल्डन। ये जो ओपेरिन जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, और हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और इन दोनों ने मिलकर के एक हाइपोथेसिस दी, और वो हाइपोथेसिस क्या दी या इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी वो हम देखते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि जैसे ही सबसे पहले यहां पे अर्थ बनी थी, जिसको हम बोल सकते हैं प्रीमिटिव अर्थ, ये जो प्रीमिटिव अर्थ है इसके ऊपर लाइफ जो है उसको जनरेट होना या अराइज होना या डेवलप होना इम्पॉसिबल लग रहा था। क्यों? क्योंकि प्रीमिटिव अर्थ जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, हाई टेम्परेचर था पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट थी, इसका मीन रेड्यूसिंग एटमोस्फियर था। एटमोस्फियर जो है वो रेड्यूसिंग था, रेड्यूसिंग एटमोस्फियर का मीन यहाँ पे ऑक्सीजन जो थी वो अब्सेंट थी। तीसरी बात, यहाँ पे वोल्केनिक इरेप्शन हो रहे थे। वोल्केनिक इरेप्शन यानी ज्वालामुखी या वोल्केनो जो है वो फट रहे थे, उसकी वजह से पूरी की पूरी धरती के ऊपर मोल्टन मास फैला हुआ था, पिघला हुआ जो लावा है वो पूरी धरती के ऊपर फैला था। और उसी की वजह से यहाँ पे प्रीमिटिव अर्थ के ऊपर मीथेन गैस प्रेजेंट थी, अमोनिया गैस प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, और वाटर वेपर प्रेजेंट था। वाटर वेपर प्रेजेंट, ये सारी चीजें शुरुआत में धरती के ऊपर प्रेजेंट थी। तभी क्या होता है, तभी आपको पता है सन तो उस टाइम अवेलेबल था ही, और इसी सन से आ रही थी यूवी लाइट। यूवी लाइट, और ये जो यूवी लाइट जो है ये एक्ट कर रही थी वाटर वेपर के ऊपर, और ये जो वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो रहा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। और ये जो हाइड्रोजन जो है आपको पता है ये लाइट गैस है, लाइटर होने की वजह से ये यहां से हो गई स्केप हो गई, चली गई। और ये जो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन ने स्टार्ट कर दिया रिएक्शन करना अमोनिया और मीथेन के साथ, और इन्हीं की रिएक्शन करके इनके यहाँ पे धरती पे बनने लगे ऑक्साइड। ऑक्साइड का मीन जैसे CO2 बनने लग गया, H2 वाटर वेपर बनने लगे, और ये ऑक्साइड यानी CO2 वगैरह की भी अमाउंट जो है या इसकी कंसंट्रेशन भी धरती के ऊपर बढ़ने लग गई। ये शुरुआती बात है जब धरती जो है वो बन रही थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो अर्थ जो है इसका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर जो है वो रेड्यूस होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से आपको पता कि ये जो वाटर वेपर जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, ये वाटर वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई वाटर के अंदर, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर। और जब लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर जो है बनना स्टार्ट हो गया, तभी धरती पे स्टार्ट हो गई रेनिंग, रेन या बरसात स्टार्ट हो गई। और वो जो बरसात का जो पानी जो है इस वाटर वेपर के वाटर में कन्वर्ट होने से जो बरसात हो रही थी, वो बरसात अर्थ के ऊपर जो डिप्रेशन प्रेजेंट थे, जिनको आज हम समुद्रों और महासागरों के नाम से जाने जाते हैं, उनके अंदर ये जो पानी है पूरा का पूरा भरना स्टार्ट हो गया। अब देखो आगे क्या प्रोसेस होती है, यानी ये हमारी धरती है, इस धरती के अंदर यहाँ पे बीच बीच में इस तरह से डिप्रेशन प्रेजेंट, जिनके अंदर यहाँ पे वो जो वाटर है वो सारा का सारा फिल हो गया। अब वाटर यहाँ पे आया, इसी वाटर के साथ साथ वो जितने भी यहाँ पे केमिकल कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है या फिर हाइड्रोजन गैस है, ये सारे के सारे इस वाटर के अंदर मिक्स हो गए।
और वाटर के अंदर मिक्स होकर के यहाँ पे प्रोसेस चली केमिकल रिएक्शंस की। यानी ये सारे के सारे जो कंपोनेंट जो हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस चली, और ये जो केमिकल रिएक्शन जो है एक दिन, 2 दिन, 6 महीने, 5 महीने ना चल करके ये मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर चली। और इन्हीं की वजह से सबसे पहले जो लाइफ है वो जल के अंदर या वाटर के अंदर अराइज हुई, डेवलप हुई। कैसे? अगर हम थोड़े से पीछे हिस्ट्री की बात करें, सिंपल एलिमेंट की बात करें, तो उस टाइम अवेलेबल थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। इन्हीं के आपस में केमिकल रिएक्शन करने से जैसे क्या बने, जैसे यहाँ पे बने H2O वाटर वेपर बना, जैसे CH4 मीथेन बना, और उसके बाद इनसे क्या बन सकता है, जैसे एमिनो एसिड बने, और इन्हीं से जो है पिगमेंट्स बन सकते हैं, इन्हीं से जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बन सकते हैं। और इन्हीं ये तो बिल्कुल एलिमेंट फॉर्म के अंदर थे और उस एटॉमिक फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये सिंपल कंपाउंड बने, और इन्हीं सिंपल कंपाउंड से आगे केमिकल रिएक्शन होकर के और केमिकल कंपाउंड बने, जैसे एमिनो एसिड जो है इन्होंने मिलकर के प्रोटीन बना लिया, और ये जो पिगमेंट जो है या फिर नाइट्रोजिनस बेसेज यहाँ पे बने, नाइट्रोजिनस बेसेज भी बने। इन्हीं से आगे जाकर के न्यूक्लिक एसिड जो है उनका बनना हम इमेजिन कर सकते हैं। शुगर जो है इससे आगे जाकर के पॉलीसेकेराइड बन सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बन सकते हैं। तो इसी तरह से जो सिंपल कंपाउंड या सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उन्हीं के अंदर आपस में लाखों करोड़ों सालों तक जब केमिकल रिएक्शन चलती रही इस जल के अंदर, उसी से यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फैट, फैटी एसिड या पिगमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, इन सब चीजों का बनना जो हुआ था। और इसी को हम बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले लाइफ जो है उसका बनना या वो जो स्टार्ट हुई थी वो वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर केमिकल रिएक्शन चली, और उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी जो चाहिए थी वो सारी की सारी मिल रही थी सनलाइट से। इसी के साथ यहाँ पे एक और फिनोमेना होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, ये जो वाटर वेपर टूट करके जो ऑक्सीजन बन रही थी, उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज जो एक्ट कर रही थी, तो वो ऑक्सीजन के एटम के अंदर टूट रहे थे, और उन्हीं ऑक्सीजन के एटम के जुड़ने से यानी O3 के मॉलिक्यूल के जुड़ने से अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर का डेवलपमेंट हो गया। और ओजोन लेयर बनने के बाद सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है या हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो आना बंद हो गई। उन्हीं की वजह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसका ओरिजिन या क्रिएशन जो है वो हुआ था। ये बात बताई थी ओपेरिन और हेल्डेन ने, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए जो दो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। देखो, यूरे और मिलर साहब ने क्या बात बताने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जैसा ओपेरिन और हेल्डन ने इन्वायरमेंट बताया है प्रिमिटिव अर्थ का, हम वैसा ही इन्वायरमेंट तैयार करेंगे लैब के अंदर, और वो जैसे प्रोसेस उन्हें बताई है उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और पता करेंगे कि वो सही है या गलत है। तो यूरे और मिलर ने सबसे पहले क्या किया कि प्रिमिटिव अर्थ लाइक इन्वायरमेंट बनाया, प्रिमिटिव अर्थ लाइक इन्वायरमेंट इन लैब के अंदर बनाया उन्होंने इन्वायरमेंट। कैसे बनाया? उन्होंने सबसे पहले तो लिया मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज, कौन कौन सी गैसेज आपको पता है? अमोनिया ली, साथ में सबसे पहले उन्होंने मीथेन ली, और उसके बाद अमोनिया गैस ली, और उसके बाद हाइड्रोजन, और इनका रेशियो लिया उन्होंने 2:1:2। और इसके साथ उन्होंने लिया वाटर वेपर। वाटर को उन्होंने बॉईल किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जिससे वो कन्वर्ट हो रहा था वाटर वेपर के अंदर। और इसी के साथ उन्होंने वाटर भी लिया था। इन सारी चीजों को, ये सारी की सारी गैसें उनको वाटर के अंदर उन्होंने मिक्स कर दिया, और उसके बाद 800 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर को गर्म किया जो उनको वेपर प्रोवाइड कर रहा था। और इसके साथ स्पार्किंग जनरेट करने के लिए, स्पार्किंग जनरेट करने के लिए उन्होंने लगा दिए दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और उन इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 75,000 वोल्टेज। इतने वोल्टेज पे इन सारी गैसों के मिक्सचर के अंदर और वाटर को 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करके, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चलने दिया कम से कम 18 दिन, 18 डेज। कई सारी किताबों में इसको 7 दिन भी लिख रखा है, कई जगह जो है 18 दिन लिख रखा है,
लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चलने दिया कम से कम 18 दिन। और 18 दिन जब उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि एक ब्लैक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना हुआ है, एक ब्लैक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना हुआ है। और उस सब्सटेंस का जब एनालिसिस उन्होंने किया कि वो तो थे फिर 3 टाइप के एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का मीन ए जो है उसका मीन है एलानिन, दूसरा ए जो है उसका मीन है एस्पार्टिक एसिड, और तीसरा जो जी है उसका मीन है ग्लाइसिन। उन्होंने कहा कि इस तरह से जब हमने एक्सपेरिमेंट को चलाया तो हमें लास्ट में एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन 3 एमिनो एसिड मिले। और अब यहां से इंडिकेशन मिल जाता है कि इस प्रोसेस से अगर एमिनो एसिड बन सकते हैं तो एमिनो एसिड जुड़ करके आगे प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन हमारी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सारी की सारी चीजें बनाती है। और कुछ दूसरे भी साइंटिस्ट थे, दूसरे जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी ये सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके उन्होंने पॉलीसेकेराइड्स और उन्होंने फैट्स, उन्होंने पिगमेंट्स और न्यूक्लिक एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसेज, ये सारी की सारी चीजें बनाने में सफलता हासिल की। और इसी से ये उम्मीद होती है, ये पता चलता है कि हाँ इस तरह से अगर ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन सकते हैं तो इन्हीं में अलग अलग तरह से आपस में केमिकल रिएक्शंस होकर के, और सबसे पहली जो लाइफ है जिसको हम प्रोटोबायोंट बोल सकते हैं कि प्रोटोबायोंट का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ होगा। इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन की बात तो पता चली, लेकिन अभी भी ये बात नहीं पता चली है कि इन केमिकल्स के अंदर लाइफ कैसे आई, कैसे इन्होंने रेप्लिकेशन करना स्टार्ट किया, कैसे इनके अंदर म्यूटेशन हुआ, ये सभी बातें अभी भी क्लियर है नहीं। तो ये तो थी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या बताने की कोशिश की कि लाइफ कैसे आई होगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे, जिसको कहेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यानी हम किन बातों को देख करके ये बता सकते हैं कि अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ है, या सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं, या फिर पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से सिमिलर है, कैसे वो सिमिलरिटी शो करता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो एविडेंस है उसको हम कह सकते हैं पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस का मीन क्या है? सबसे पहले तो पेलिएंटोलॉजी का मीन होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स की स्टडी करना। और फॉसिल्स आप जानते हो कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ की अगर खुदाई की जाए, इसको खोदा जाए, तो इसके अंदर हमें जमीन के अंदर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो किसी की बोन मिल सकती है, या किसी की टीथ मिल सकती है, किसी का इंप्रेशन मिल सकता है, किसी का कोई पार्ट मिल सकता है। तो रिमेनिंग हार्ड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वर लाइव ऑन द अर्थ एंशिएंट टाइम, लेकिन आज उनका कोई इंप्रेशन, उनका बॉडी पार्ट, कोई हार्ड सब्सटेंस हमें मिलता है और उसका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं या पता करते हैं, उसको पेलेंटियोलॉजी बोलते हैं। और उस फॉसिल की स्टडी को पेलेंटियोलॉजी, और उस हार्ड सब्सटेंस को हम बोलते हैं फॉसिल। तो अगर हम फॉसिल की बात करें, फॉसिल यानी हार्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो आज हमें जमीन के नीचे गहराई में मिलता है उसको हम फॉसिल बोलते हैं। और ये जो फॉसिल जो है, एक फॉसिल मिला आर्कियोप्टेरिक्स का, आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये बर्ड लाइक डायनासोर है, यानी इसकी शेप जो है वो डायनासोर से भी मैच करती है, और इसकी जो शेप जो है वो बर्ड से भी मैच करती है। इसका मतलब ये बर्ड और डायनासोर जो है वो रेप्टिलिया के अंदर आता है, और ये जो बर्ड जो होते हैं ये आपको पता है मेमल के अंदर आते हैं। तो ये जितने भी बर्ड्स आज हम देख रहे हैं ये इवोल्व हुए हैं रेप्टाइल से। इसका ये वाली बात बताने की कोशिश करती है कि अगर हम बात करें इसके अंदर बर्ड जैसे कौन से कैरेक्टर थे, क्या होगा?